चलिए, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाज़ार में थोड़ा-सा डर का माहौल है, ख़ास तौर से जो इज़राइल और ईरान के बीच में हो रहा है, उसको लेकर। लेकिन क्या लोअर लेवल्स पर ये आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और अगर हाँ, तो कहाँ पर? गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस समय क्या एडवाइस कर रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। आपने ऐसी कई साइकिल्स देखी होंगी ऑब्वियसली, और आपको एक्सपीरियंस भी होगा इन सब चीज़ों का। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी? किस तरीके से इस मार्केट को अभी अप्रोच करना है? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, एक जमाना था जहां पर हमारे पास जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स 3 साल में एक बार या 5 साल में एक बार आती आती थी। हम्म, पर अब जमाना ऐसा हो गया कि हर 3-6 महीने हमारे पास कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आ रहा है। तो ये बता रहा है कि दुनिया काफी बदल गई है और रिस्क्स काफी बदल गए हैं और बढ़ गए हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए। आई थिंक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कि हमारा मार्केट इतना वेल बिहेव रहा है, क्योंकि अगर ये 19,000 करोड़ का लिक्विडिटी हर महीने का नहीं होता तो ये बाजार कब का बहुत बड़ा गिर जाता। आई थिंक दैट इज द की टेक अवे फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 months। बट अगर आप पिछले एक हफ्ते का एक्शन देखें, डेफिनेटली थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो उतनी कंसर्न मार्केट ने नहीं दिखाया। निफ्टी एकदम रिलैक्स था, इंडिया विक्स में कोई मूवमेंट आई नहीं थी, यूएस मार्केट्स में कोई बड़ा फॉल नहीं था। आई एम रेफरिंग टू द पीरियड ऑफ सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर। बट इस बार का अगर आप चार्ट देखें, मार्केट ने 2 हफ्ता लगाया 21,800 से 22,800 जाने में, और 4 दिन लगाया 22,800 से 21,800 आने में। सो डेफिनेटली मोमेंटम दिखा रहा है कि मोमेंटम इज विद द बेट्स। और थोड़े से टेक्निकल चार्ट्स पे जो सिग्नल्स है वो कंसर्निंग है। और ये अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें क्या होगा और ये कैसे आप प्ले आउट करेंगे। आई थिंक अगर आपका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म नजरिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 4-5% और गिर जाए, पर उसके बाद वापस स्टेबिलिटी स्क्रीन पे आएगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कोई कंसर्न नहीं लगता। बट शॉर्ट टर्म में लेवरेज पोजीशंस के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेडिंग के पोजीशंस के हिसाब से थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनना बेटर लगता है, क्योंकि चार्ट शॉर्ट टर्म में खराब हो चुके हैं। और अगर निफ्टी 21,850 के नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है कि 21,500 से 21,000 में भी इवन लोअर लोअर वो लेवल्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर एडवेंचरस लॉन्ग्स नहीं लेनी चाहिए। डोंट बी इन अ रश टू बाय, लेट द डस्ट सेटल, थोड़ी सी मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कमिटमेंट बढ़ाइए। बिल्कुल, फेयर इनफ। अच्छा, एक स्टॉक जो थोड़ा अब रेजिलियंस दिखा रहा है, बहुत परेशान किया इसने लोगों को, बहुत तंग किया पिछले 4 साल से, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर क्या पैटर्न्स बन रहे हैं अब इस समय, क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक स्लिप हो गया था। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस तो जारी है, और ये अंडर परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से है। चाहे आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए, एशियन पेंट्स ले लीजिए या एचडीएफसी बैंक ले लीजिए। ऑल थ्री वे कंसिडर्ड वन ऑफ द पोस्टर बॉयज ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स, और तीनों 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में अच्छी 120 रुपए की तेजी आई थी, बट अब हायर लेवल्स पे वापस सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सब लोग इतना ओवर कमिटेड है इसमें कि जब भी इसमें कुछ तेजी आती है तो उसमें सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो जिस तरह का फॉल रहा है एक हफ्ते में, ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी इतने जल्दी से घूम पाएगा, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि एचडीएफसी यहाँ से कुछ बड़ा कर पाएगा। अगर आपको बैंकिंग में ही कमिट करना है तो आप एसबीआई में कीजिए, वो एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड है और वो खराब मार्केट में भी बचा रहेगा। बट एचडीएफसी एक रेंज में है, नीचे में 1400, ऊपर में 1600, 1650, यही रेंज में मेरे हिसाब से ये कुछ महीने और बिता देगा। ओके गौतम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। गौतम, मेटल्स पे आपका व्यू क्या है? और मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई, और इसके आई थिंक पिछले 2 महीने बिल्कुल ही वर्टिकल रहे, और फेरस और नॉन फेरस ग्रुप दोनों में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रही। ये वक्त प्रॉफिट्स को स्लाइटली कैश में कन्वर्ट करने का है, या फिर इस अपस्विंग को भी खेलना चाहिए थोड़ा सा रिस्क लेकर? आपका सेंस मेटल पे क्या है इस वक्त? देखिए, इस मार्केट ने हमें ये दिखाया पिछले 3 सालों में कि अगर आप करेक्ट थीम्स में हैं तो आउट परफॉर्मेंस बनती है, अल्फा बनता है। और यही हुआ है पिछले 3 महीनों में मेटल्स में।
अब फंडामेंटली लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट एज ए टेक्नीशियन मुझे मालूम है कि 2-2.5 महीने पहले इतना अच्छा एक ब्रेकआउट आया था, जिसके कारण ये हमारा नंबर 1 प्रेफर्ड पिक था ऑल अलोंग, और हमने सारे स्टॉक रेकमेंड किए, जेएसपीएल, सेल, नैल्को, रिसेंटली हमने वेदांता दिया, और मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। हो सकता है कि बाजार में ओवरऑल थोड़ी बहुत वीकनेस अभी जारी रहे बिकॉज ऑफ दीज जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बट अगर आपका 3-6-12 महीने का व्यू है तो मेटल्स में बने रहना चाहिए। हमारा वर्किंग टारगेट मेटल्स इंडेक्स का 9600 है, तो यहाँ से भी 15% की तेजी हमें लगती है, और काफी अच्छे ट्रेंड्स है। चाइना का जो रिटर्न फैक्टर है, जो मार्केट अब डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण भी काफी पॉजिटिव्स है। तो मेटल्स इज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर राइट नाउ, और ये रहेगा। अगर मार्केट में वीकनेस आती है और जो पॉसिबल है तो मेटल्स में टॉप अप कीजिए, क्योंकि एक मेगा ट्रेंड लग रहा है। ओके, मेटल्स पे आपका सेंस और टारगेट्स 9600 के एज ऑफ नाउ निफ्टी मेटल पे आपने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। अच्छा, एक स्टॉक गौतम जो कि इटसेल्फ एक सेक्टर है, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे इस बातचीत के शुरू में ही आएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अगर आप मेरे ख्याल से फरवरी, मार्च और ये अप्रैल को देखें तो 3,2880 की ट्रैजेक्टरी में, और इसी से निकली हुई एक आम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे आ गया। आप लोग रिलायंस को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? ये प्राइस क्या सेंस दे रहा है? देखिए, निफ्टी को स्टेबल रखने के लिए हम हमेशा बैंक्स, रिलायंस और आईटी को देखते हैं। आईटी का सेटअप काफी खराब हो गया है। बैंक्स पिछले एक हफ्ते में वहां पर भी काफी बड़ा फॉल आया, और रिलायंस एक रेंज में है 2800 टू 3000। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मीडियम टर्म सेटअप रिलायंस का अच्छा है। एक बार वो 3000 के ऊपर निकलता है तब उसमें बड़ी तेजी आएगी। तो अभी कंसोलिडेशन फेज में है, हर डिक्लाइन पे लेना चाहिए। ओके, हर डिक्लाइन पर लेना चाहिए ये इस समय रिलायंस। गौतम, आपके अपने कुछ चॉइसेस हैं क्या जहां पर आपको लग रहा है कि इस समय प्राइस पैटर्न्स बहुत अच्छे बन रहे हैं और डिक्लाइन में अब आप उनको एज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? ओके, आई थिंक गौतम थोड़ा सा आप पानी पी लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास 10-15 सेकेंड में। एक बार जरा मार्केट का क्विक जरा एक सेटअप देख लेते हैं, और कुछ स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम में है। आईटीसी अभी हमने डिस्कस किया था शिल्पा जी के साथ, लीवर में भी अच्छा मूव है, और मेटल्स में बहुत अच्छा मूव है इनफैक्ट। अब एक बार जरा मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए, क्योंकि एक इंडेक्स जो क्लियरली अपनी बुल मार्केट में वो है मेटल्स, और यहाँ पर अब वापस मूव अच्छे बन रहे हैं। चलिए चलते हैं वापस गौतम के पास। गौतम, पूछ रहा था मैं आपसे कि आपकी खुद की पसंदीदा चॉइसेस क्या होंगी इस समय, क्योंकि हम अपने हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, मेरे हिसाब से तो मेटल्स और फार्मा बेस्ट पिक्स है मार्केट में, और वहां पर ही कमिटमेंट बनानी चाहिए अभी जिस तरह का माहौल है। पर देखिए, ये समझना जरूरी है कि जनवरी से निफ्टी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने नया साल चालू किया था 22,000 के आसपास। 4 महीने निकल गए और अभी भी हम 22,000 के आसपास ही फाइट कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। सो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है, और ये बहुत एक स्टॉक स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक मार्केट हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी में कुछ स्पेशल होगा। निफ्टी ब्रॉडली एक रेंज में रहेगी, और रिसेंट हाई जो 22,800 का था उसके पार निकलना डिफिकल्ट लग रहा है। तो आई थिंक निफ्टी में और लार्ज कैप्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट अगर कुछ पॉकेट्स में अगर मैं कहना चाहूंगा तो उसमें केमिकल्स है। मुझे लग रहा है कि केमिकल्स में एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड देखने को मिल रही है, और वहां पर आई थिंक पोजीशंस बनाने चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, और इस मार्केट वीकनेस में वहां पर मीडियम टर्म के हिसाब से पोजीशंस बनाइए। पीएसयू बैंक्स भी हमें अच्छा लगता है ओवरऑल बेसिस पे, तो वहां पर भी मेरे हिसाब से ट्रेंड बनी रहेगी। और कुछ एक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स जैसे है एचईजी, ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स, वहां पर भी एक मेगा ट्रेंड लग रहा है। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि 20 से 30% की तेजी यहां से भी आ सकती है। चलिए, अब मैं आपको 2 स्टॉक्स दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के ट्रेड करें तो पैसा बना सकते हैं। एक बार लेकर आइए इंटरग्लोब एविएशन। कहाँ खुला और कहाँ पर अब वो स्टॉक है। फिर आज सुबह हमारी बात हो रही थी, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि इंटरग्लोब एविएशन आज आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पर खुला वो। देखिए कहाँ खुला और किस तरीके की रिकवरी आई, और क्यों ऐसे स्टॉक्स को आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आज आपने इंडिगो शॉर्ट करा है तो एक लिख लीजिए पेपर पे कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले अच्छे स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूँगा, और उसको चिपका दीजिए अपनी उस पर जो आपके सामने बोर्ड होता होगा, कुछ भी होता होगा, उस पर चिपका दीजिए। क्या शानदार रिकवरी, और स्क्रीन पर रिकवरी प्ले हुई है। ये खुला था सुबह 4% नीचे, अब रह गया सिर्फ 0.25% नीचे, और ये ग्रीन में भी आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह वो था जीएमआर एयरपोर्ट का।
अब GMR एयरपोर्ट का स्टॉक लेकर आइए और वहाँ पर देखिए, ये इस समय डे हाई पर आ गया। गौतम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रैवल स्टॉक्स ने बहुत पैसा बना के दिया, चाहे होटल स्टॉक्स हों, चाहे एविएशन स्टॉक्स हों, चाहे एयरपोर्ट स्टॉक्स हों, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए जो ट्रैवल से रिलेटेड है, बहुत पैसा बना के दिया है। यहाँ पर क्या व्यू है अब? देखिए, ये जो अनलॉक ट्रेड है ये तो 4 साल से चल रहा है। जब जब से हम कोविड से निकले उसके बाद से अनलॉक स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, एयरलाइन स्टॉक्स चल रहे थे। इंडिगो 2-3 साल से चला नहीं, उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आई थी तो एकदम नॉन स्टॉप मूव रहा है और मुझे ये मेगा ट्रेंड लगता है क्योंकि इंडिगो का ब्रेकआउट 26-2700 के ऊपर था। ऑब्वियसली फंडामेंटली ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, अर्निंग्स अच्छे हैं, ट्रैवल एंड एवरीथिंग इज पिकिंग अप ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस और चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि 2 ढाई साल का अंडर परफॉर्मेंस अब निकल रहा है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड एज़ अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर अगर ये स्टॉक 5000 के लेवल तक चला जाए। तो इंडियन होटल्स और इंटरग्लोब एविएशन ये ट्रैवल स्पेस में हमारे फेवरेट्स रहे हैं और मुझे लगता है कि इनमें बने रहने चाहिए। ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज, सीडीएसएल और कैम्प्स को मत भूलिए, वो दोनों भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज थीम है, हर भाव में लेनी चाहिए। कैम्प्स तो हमारा फेवरेट है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी हो सकता है कि अगर आपका 1 साल का, 1.5 साल का व्यू है तो 5000 के लेवल तक जा सकता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैम्प्स पर ध्यान रखिए, 5000 तक जा सकता है ये स्टॉक। ये गौतम जी की एक और पे का थैंक यू सो मच गौतम, और हैव अ गुड वीकेंड। चलिए अब